नमस्कार दोस्तों, हमारा नया टॉपिक है परसेंटेज, प्रतिशत। देखो, एक तो नॉर्मल सी बात है, किसी भी संख्या के प्रतिशत का मतलब होता है अपॉन 100, 25/100। एक तो प्रतिशत में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, प्रश्नवाचक का 20% जमा 20 बराबर 500 का 10%। तो ये तो चूंकि आपने सिंप्लीफिकेशन में सीखा है कि का मतलब मल्टीप्लाई होता है, गुणा होता है। जहां साइन ऑफ इंटरोगेशन दे रखा है वहां हमें एक्स मानना पड़ेगा, और का मतलब मल्टीप्लाई होता है, परसेंट का मतलब अपॉन 100 होता है, प्लस 20 बराबर 500 का 10%। तो ये आ गया 10×5=50। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम जमा और घटा को कैंसिल करते हैं। सबसे पहला जो काम होता है, जमा उधर माइनस में जाता है, माइनस जमा में जाता है, गुणा उधर भाग में जाता है और भाग उधर गुणा में जाता है। सबसे पहले 20 को कैंसिल करो, जमा 20 इधर जाएगा, माइनस का होगा, 50 में से 20 गया तो क्या बचेगा, 30 बचेगा। x गुणा 20/100, उधर क्या हमारे पास 50 है, 20 उधर गया, माइनस का हो गया, 30 हो गया। और जब x की वैल्यू, जब प्रश्नवाचक का ये मान निकालोगे तो पहले बराबर की वो संख्या लिखी जाती है, जो चीज़ अपोन में होती है वो मल्टीप्लाई में जाती है, और जो मल्टीप्लाई में होती है वो अपोन में जाती है। 20×100, तो प्रश्नवाचक का मान आएगा 30×150। ठीक है। ऐसे लाइन खींचो, ए की आय बी की आय से, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। ठीक है, तो बताओ बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है, कितने प्रतिशत कम है। देखो, ये जो क्वेश्चन है ये आय पर भी आएगा, आयु पर भी, अंकों पर भी। आयत की लंबाई को बढ़ा दिया, चौड़ाई को कितने परसेंट कम किया जाए। तो मोटी बात यह है कि ऐसे कितने भी क्वेश्चन बना सकते हो आप। मैं कहूं कि चीनी के मूल्य में 25% कमी होने पर इसकी जो खपत है इसको कितने परसेंट बढ़ाया जाए, कितने परसेंट इसमें वृद्धि की जाए, इंक्रीज किया जाए कि खर्चा जो है, इसका जो खर्चा है वो अपरिवर्तित रहे, यानी कि ना बढ़े और ना घटे। तो मोटी बात यह है, इस तरह के कितने भी क्वेश्चन हैं, इसमें 2 कंडीशन होती है। ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है। या तो आपसे कमी परसेंट पूछेंगे, केवल ये देखना क्या पूछा है बस, या तो कमी परसेंट पूछेंगे, कितने परसेंट बढ़ाया जाए, या फिर वृद्धि परसेंट पूछेंगे। या तो कमी परसेंट पूछेंगे या वृद्धि परसेंट पूछेंगे। कमी हमेशा अधिक पर होती है और वृद्धि हमेशा कम पर होती है। तो कमी परसेंट जब भी पूछी जाए तो R/100 जमा R गुणा 100, ये सूत्र याद रखना है, 2 सेकंड में आंसर आएगा। वृद्धि परसेंट यदि पूछे जाए तो 100 - R मल्टीप्लाई 100। वेयर R क्या है, R है वृद्धि या फिर R होती है कमी परसेंट। अब यहां R क्या है, 20%, तो यहां जो R है वो 20 हो गया। 20 अपॉन 100, 20 120 गुणा 100, 20 छंगा 120, 50/3, यानी कि 16 सही 2/3% कम है। दैट इज आंसर। और यदि वृद्धि पूछी जाए तो नीचे माइनस होता है। R वेयर क्या है, 25 है, 25 यहां लिखोगे, और 100 में से 25 गया तो क्या बचेगा, 75 मल्टीप्लाई 100, 25×75, यानी कि यह, यदि हम खपत को 33 सही 1/3% बढ़ाएंगे तो इसका जो एक्सपेंडिचर है, जो इसका खर्चा है, वो हमेशा अपरिवर्तित रहेगा। इसका जो खर्चा है वो अपरिवर्तित रहेगा। तो सिर्फ आपको यह देखना है कि कमी परसेंट पूछी गई है या फिर वृद्धि परसेंट पूछा गया है।
कमी परसेंट पूछी है या वृद्धि परसेंट पूछा है। ऐसे लिखो, लाइन खींचो। मेरी आय में 20% वृद्धि की गई और फिर 30% कमी की गई। तो बताओ मेरी आय पर क्या इफेक्ट होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। चीनी के मूल्य में 40% कमी होने पर इसकी जो खपत है इसको 20% बढ़ाया गया, इसकी खपत को 20% बढ़ाया गया। तो बताओ इसका जो खर्चा है, खर्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जब भी प्रभाव पे क्वेश्चन आता है, मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हैं, बाकी ऐसे आप 20, 30, 50 जितने भी क्वेश्चन बना सकते हो। आयत की लंबाई को बढ़ा दिया, चौड़ाई को कम कर दिया कि उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, आय पर, आयु पर, अंकों पर या लंबाई चौड़ाई पर, भुजाओं पर। तो इसमें हमेशा इफेक्ट पूछा जाएगा। तुम्हें एक छोटी सी बात बताता हूं भाई, यही बात ध्यान रखनी है, ज्यादा ध्यान नहीं देना कि जब भी प्रभाव पे जिक्र आता है, वृद्धि में हमेशा जोड़ा जाता है सौम्य, कमी में सौम्य से घटाया जाता है। वृद्धि तो 100 प्लस आर लिखना है और यहां दूसरे सेकंड ब्रैकेट में, क्योंकि दो कंडीशन है, 30% कमी का मतलब 100 माइनस आर किया जाता है और अपॉन 100। ये इसका सबसे बेस्ट मेथड होता है जो केवल और केवल 2 सेकंड में ही निकालोगे। 100 प्लस आर यानी कि 20% वृद्धि 120, मल्टीप्लाई 30% कमी 70, अपॉन 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 12 7 84। यदि ये मान 100 से कम आता है तो तुम्हारा आंसर होगा कमी में, तो 16% कमी होगी। 100 में से 84 घटाओगे, 16% कमी होगी। यदि ये मान 100 से अधिक आता है तो कितना अधिक है वो वृद्धि होगी। देखो 40% कमी, 100 में से 40 घटाओ 60 लिखा, मल्टीप्लाई 20% वृद्धि 120 लिख दिया, अपॉन 100 कर दिया, 0 0 कैंसिल, 12 6 की 72, यानी कि उसके खर्चे में 28% की कमी आएगी। 100 में से 72 घटाएंगे। तो ये तो है सबसे बेस्ट तरीका, ये है सबसे बेस्ट तरीका, इससे बेस्ट तरीका नहीं है। ठीक है, बाकी 100 मान करके जैसे ऐसे भी कर सकते हो। अगर सूत्र अनावश्यक समझते हो तो 100 मान लो, आय 100 मान ली, 20% वृद्धि का मतलब 120 हो गया और 100, उसके बाद 30% कमी, इसमें 30% कमी करोगे, 100 में 30 घटाओगे 70/100 हो गया। तो वही बात है, 100 से 84 हो गया तो 16% कमी हो गई। ये बगैर सूत्र भी कर सकते हो, वही 16% कमी। ठीक है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार ने कुल मतों का 56% प्राप्त किया और वह 480 मतों से जीत गया। अब इसमें या तो पूछेंगे भाई कुल मत कितने थे, या पूछेंगे जीतने वाले को कितने मिले, या पूछेंगे हारने वाले को कितने मिले। देखो मतों पे जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल भी टाइम खराब नहीं करना। एक तो ये ध्यान रखना है कि जो भी उम्मीदवार है, जो उम्मीदवार 50% से अधिक प्राप्त करेगा वो तो कंफर्म जीतेगा, चाहे वो 50.1% ले जाए। जो 50% से, जैसे 2 उम्मीदवार, क्योंकि हार जीत तो 2 में होती है, एक ने 56% प्राप्त किए, टोटल वोट पड़े 100%। थोड़ा सा धीरे कर दें, टोटल वोट पड़े 100%। अब एक बात बताओ, एक ने जब 56% प्राप्त किए तो दूसरे ने कितने प्राप्त किए? 44%, क्योंकि 100 में से 56 घटाएंगे।
और ये कन्फर्म है जो 50% से अधिक लेगा वो जीतेगा। अब ये 56% वाला जीत गया, ये जीत गया 480 मतों से। एक बात बताओ, जब ये 480 मतों से जीत गया तो ये हारा कितने मतों से है? जब 56% जिसने मत प्राप्त किए और वो 480 मतों से जीत गया, तो जो हारने वाला उम्मीदवार है जिसने 44% मत प्राप्त किए वह कितने मतों से हारेगा? यदि ये 480 से जीत गया तो ये 480 से हार गया, क्योंकि इनका अंतर कितने का आ गया मतों में? 480 का। तो इसको यदि हम 480 मत देते हैं हारने वाले को, तो दोनों पक्ष क्या हो जाएंगे? बराबर। या तो आप ऐसे कर सकते हो, x का 56% जीतने वाले ने प्राप्त किया, कुल मत हमने x मान लिया, और 44% प्राप्त कर लिया हारने वाले ने। यह 480 मतों से जीतता है, इसको 480 दे देंगे, ये दोनों पक्ष क्या हो जाएंगे? बराबर। x की जो वैल्यू आएगी वो कुल मत आ जाएगी। जब भी कुल मत पूछे जाएं आपसे, कुल अंक पूछे जाएं आपसे, तो पूरा मैथमेटिक्स में कुल के लिए, कुल मत, कुल अंक, कुल के लिए एक छोटा सा टॉपिक, छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि दोनों का अंतर कितना है और दोनों के परसेंट का अंतर कितना है, और गुणा में करना है आपको 100। अंतर दोनों का है 480 मतों का। परसेंट अंतर, एक ने 56 प्राप्त किए हैं जीतने वाले ने, तो हारने वाले ने 44 कर दिए, क्योंकि कुल मत कितने पड़ गए? वैध जो मत थे वो 100% मानते हम। 2 रोटी है, दोनों खा गया, 100% खा गया। कोई भी कार्य 100% में होता है। एक ने 56% प्राप्त किए, दूसरे ने 44, तो प्रतिशत का जो अंतर है, इन दोनों का अंतर नीचे लिखना है। 44 और 56 में 12 का अंतर है, और गुणा 100। तो मोटी बात यह है कि कुल जो मत थे वो 4000 आ गए। इसको सोल्व करोगे तो 44 तक इधर आ जाएगा, वो ये एलसीएम लेके x की वैल्यू आएगी, वो 4000 आएगा। यदि जीतने वाले को पूछते हैं तो जीतने वाले को कितने मत मिले, तो सीधी सी बात है, कुल 4000 तुमने निकाल लिए, और जीतने वाले ने 56% प्राप्त किए, तो 4000 का 56% ये जीतने वाले के हो गए। यदि हारने वाले के मत पूछते हैं तो कुल तुमने निकाल दिए 4000, और इसमें हारने वाले ने 44% लिए हैं, ये हारने वाले के आ गए। या एक निकाल के टोटल में से घटा देना, दोनों वही बात है। क्लियर? ऐसे लिखो, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 32% अंक प्राप्त किए और वह 10 अंकों से फेल हो गया। इसके बाद जो दूसरा विद्यार्थी था, दूसरे विद्यार्थी ने कुल अंकों का 42% प्राप्त किया, और जो पास होने के न्यूनतम अंक थे, जो पास होने के न्यूनतम अंक थे, उनसे 10 अंक अधिक प्राप्त कर गया, उनसे 10 अंक अधिक प्राप्त कर गया। अब पूछेंगे कुल अंक कितने थे। न्यूनतम अंक, कुल अंक कितने थे, या न्यूनतम अंक पास होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है। तो वही देखो, अकॉर्डिंग टू कंडीशन कुल अंक मैंने मान लिया x है। एक ने x का 32% प्राप्त कर दिया और दूसरे ने कुल का 42% प्राप्त कर दिया। अब ये कह रहा है कि जो 32% अंक प्राप्त करने वाला विद्यार्थी है वह 10 अंकों से फेल हो गया, और इसने क्या किया कि जो न्यूनतम पास होने के न्यूनतम अंक थे उससे 10 अंक अधिक ले गया। तो एक बात बताओ, दोनों पक्ष बराबर कब होंगे? हारने वाले को 10 अंक दे दो, ये पास हो गया, न्यूनतम अंक हो गए,
और ये पास होने से जो पास होने का जो न्यूनतम मार्क्स थे उससे 10 अंक अधिक ले गया, इसमें 10 कम कर दो, ये पास हो गया। ये दोनों पक्ष क्या हो गए? बराबर। तो एक तो ये तरीका है इसका। 1% का मतलब 100 होता है, जैसे 32% मतलब 32/100 हो गया, ये 42/100 हो गया। तो सीधी सी बात है कि 42x/100, 32x इधर लाओगे, 10 को इधर लाओगे, x की वैल्यू आ जाएगी। वही मैंने अभी बताया था मतों में, उसी तरह कुल अंक निकाल दो कि दोनों का अंतर कितने का है और दोनों के परसेंट का अंतर कितना है और गुणा में 100, वही सूत्र लग जाएगा। अंतर तो वो हो गया कि ये एक तो 10 अंकों से फेल हो गया और एक 10 अंक अधिक ले गया तो कितने अंकों से फेल हो गया? फेल वाले अंक प्लस 5 से कितने अधिक ले गया, ठीक है, और दोनों के परसेंट का अंतर और गुणा 100। मोटी बात है कि एक 10 अंकों से फेल हो गया, एक 10 अधिक ले गया और परसेंट अंतर 42% और 32%, तो परसेंट का अंतर हो गया 10 और गुणा 100। तो कुल जो मार्क्स थे, पूर्णांक थे, वो थे 10 दूनी 10 और 10 20 दाई 200, कुल अंक आ गए 22। एक्स की वैल्यू या तो इसमें रख के 32% निकाल के 10 जोड़ दो, पास होने के लिए इतने अंक चाहिए, इतने अंक, ये दोनों अंक बराबर हैं। या फिर 200 का 42% निकालो, 10 अंतर कैसे निकालोगे? एक ने 32% प्राप्त किए, एक ने 42% प्राप्त किए, तो अंतर आ जाएगा इसका 10 का। अंतर आ जाएगा 10 का। ऐसे क्वेश्चन आए तो ऐसे सोल्व करना है। अब कुल अंक पूछे तो 200, पास होने के लिए कितने चाहिए? तो x की जगह 200 रखोगे, गुणा 32/100 करोगे और इसमें 10 जोड़ दोगे, ये भी उतने ही आएंगे जितने 200 का 42% निकालोगे और 10 घटाओगे, ये दोनों बराबर है। चाहिए इससे निकाल लो, चाहिए इससे निकाल लो। पास होने के लिए 200 में से कितने अंक चाहिए? तो 200 में से उसको चाहिए 2 0 से 2 0 कैंसिल, 32 दूनी 64 और 10 74, 74 अंक उसको न्यूनतम अंक चाहिए जिससे वह पास हो सकता है। क्लियर? चले आगे। देखो, एक जैसे क्वेश्चन है, ऐसे लिखो। क्वेश्चन नंबर 1, 80 का कितने परसेंट 120 है। क्वेश्चन नंबर 2, 5 रुपए का कितने परसेंट 20 पैसे है। क्वेश्चन नंबर 3, 1/7 का कितने परसेंट 2/35 है। क्वेश्चन नंबर 4, 3x = 4y, x का कितने परसेंट y है। क्वेश्चन नंबर 5, x का 20% y के बराबर है, y का कितने परसेंट x। दो संख्याएं हैं, वे तीसरी संख्या से 20% और 30% अधिक है। दो संख्याएं तीसरी संख्या से 20% और 30% अधिक है, तो जो पहली संख्या है, पहली संख्या का कितने परसेंट दूसरी संख्या, पहली संख्या का कितने परसेंट दूसरी संख्या है। और इसमें एक 7वां क्वेश्चन लिखो, 5 किलोग्राम का कितने परसेंट 20 डेसीग्राम है। ये क्वेश्चन एक साथ करेंगे, 7 क्वेश्चन। ये एक जैसे क्वेश्चन है बट थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। 5 किलोग्राम का कितने परसेंट 20 डेसीग्राम है।
कितने परसेंट 20 डेसीग्राम। देखो एक तो एक ही बात ध्यान रखनी है कि 80 का कितने परसेंट 120 है। तो केवल एक बात ध्यान रखनी है तुम्हें कि जिसके का लगता है ना, का जिसके लगता है, जब परसेंट जब भी निकालना है तो जिसके का लगता है वो हमेशा नीचे आती है। हमेशा एक ही तरीका सातों सवालों में काम करेगा। सेकंड संख्या क्या है अपॉन का वाली संख्या क्या है, का वाली संख्या क्या है और मल्टीप्लाई 100। सेकंड संख्या 120 है, का वाली संख्या 80 है और गुणा में 100। 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 300/2 यानी कि 150। तो ये इसका 150% है। या इसको यहां काट दो, 50 तिया 150। का वाली संख्या हमेशा ही नीचे लिखनी है। का वाली संख्या हमेशा नीचे लिखनी है, ये बात ध्यान रखनी है। अब पूरे मैथमेटिक्स में एक बात ध्यान रखनी है, मैं ये सूत्र लिख देता हूं कि सेकंड जो संख्या है ऊपर लिखनी है और का वाली संख्या नीचे लिखनी है और मल्टीप्लाई 100। इस तरह के 7 सवाल नहीं, इस तरह के 700 सवाल भी बनाओगे तो भी केवल एक ही सूत्र लगेगा, का वाली संख्या हमेशा नीचे आती है। अब क्वेश्चन दे रखा है 5 रुपए का कितने परसेंट पूरे मैथमेटिक्स में हमेशा जब तक इकाई बराबर नहीं होंगी उसका आंसर स्टिक नहीं निकलेगा। तो हमेशा लिखो इकाई बराबर की जाती है और छोटी इकाई बनाई जाती है। जब भी प्रतिशत निकालना हो और आगे भी कोई भी टॉपिक में जब भी चाहे वो टाइम और स्पीड हो, डायरेक्शन का हो, काम समय हो, समय दूरी हो, साधारण चक्रवर्ती ब्याज हो, तो हमेशा क्या होता है कि इकाई बराबर की जाती है और छोटी इकाई बनाई जाती है। अब एक बात बताओ, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। तो यहां तो रुपए है और यहां पैसे हैं, तो इन रुपए को पैसे बनाएंगे तो 500 हो गया। का किसके लग रहा है? 500 के। सेकंड संख्या क्या है हमारे पास? 20 पैसे। का किसके लगा है? 5 रुपए के, यानी कि 500 पैसे। का वाली संख्या नीचे आती है, तो यह इसका 4% है। जो 5 रुपए का 20 पैसे है ये 4% है। तो हमेशा छोटी इकाई बनाइए और इकाई को बराबर किया जाता है। एक छोटी सी बात और ध्यान रखना कि जब भी 5 रुपए से पैसे बनाओगे, जब भी छोटी इकाई बनाई जाती है तो हमेशा गुणा किया जाता है छोटी इकाई में। और यदि 20 पैसे हैं और 20 पैसे से तुम्हें रुपए बनाने हैं, यदि बड़ी इकाई बनानी है तो हमेशा भाग दिया जाता है। बड़ी इकाई में भाग दिया जाता है और छोटी इकाई बनाते हैं तो गुणा किया जाता है। चलो ये तो आगे भी आती रहेंगी ये बातें, तो ये तो आगे टॉपिक अब चलेंगे तो उसमें ये सारी बातें आती रहेंगी। एक क्वेश्चन दे रखा है 1/7 का कितने परसेंट 2/35 है। अब मोटी बात यह है, का लगा 1/7 के, तो ऊपर लिखेंगे 2/35, का वाली संख्या नीचे और गुणा 100। ऊपर लिखेंगे 2/35, 7 ऊपर गया और गुणा 100, 7 पंजू 35, 20 पंजू 100, तो ये आ गया इसका 40%। का वाली संख्या हमेशा नीचे आएगी, सेकंड संख्या ऊपर आएगी। ये सूत्र मैंने लिख रखा है पहले। दोहरा बटा होते हैं ये ऊपर नीचे हो जाते हैं। जब A/B में जब भी तुम C/D का भाग दोगे तो A/B और D कहां जाएगा? ऊपर C। ये कंडीशन यहां लगाई मैंने। क्लियर? 3x बराबर 4y, 3x बराबर 4y, तो x का कितने परसेंट y है? अब सीधी बात यह है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन का x के लगा है, तो जो x का मान आएगा वो का वाली संख्या नीचे आएगी, y का मान ऊपर आएगा। तो ये आपस में मल्टीप्लाई में होते हैं। x की जब भी वैल्यू पूछे आपसे तो x बराबर आपके लिए 4 होगा और y का मान तुम्हारे लिए 3 होगा, क्योंकि x का मान 3 तो हो नहीं सकता, 3 तो इसके गुणा में है, तो 3 इधर जाएगा, 4 इधर आएगा। ठीक है। अब कह रहा है कि
x का मान क्या हमारे पास 4, का वाली संख्या नीचे आएगी, y का मान ऊपर आएगा और गुणा 100, तो ये इसका 75% है, ये इसका 75% है। ठीक है। अब ये कह रहा है कि x का 20% y के बराबर है, x का 20% y के बराबर है। तो यहां से x और y का मान बनाओ ताकि हम सेकंड कंडीशन लगाएंगे कि y का कितने परसेंट x है। अब एक बात बताओ, इसमें y का मान नीचे आएगा का x का? y का, क्योंकि का किसके लग रहा है? y के। अब कैसे जो कंडीशन है x का मतलब मल्टीप्लाई 20/100, ये बराबर y होता है 20×5 x बटे 5 बराबर y बटे 1। x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 5, और y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 1। तो y की वैल्यू नीचे आएगी, y की वैल्यू नीचे, x के ऊपर गुणा 100, तो ये इसका 500% हो गया। इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना तो वो ही आएगा, 1 को x से करोगे तो 1x, 5 को y से करोगे तो 5y, वो वैल्यू हो गई x बराबर 5 और y बराबर 1। क्लियर? दो संख्याएं हैं किसी तीसरी संख्या से, देखो कोई भी दो संख्याएं जब तीसरी संख्या से अधिक दे रखी हैं, ये दो संख्याएं हैं, ये किसी तीसरी संख्या से, इस संख्या से, एक तो 20% अधिक है, एक 30% अधिक है, तो जिस संख्या से अधिक है उसको 100 मान लिया करो। दो संख्याएं तीसरी संख्या से, एक तो 20% अधिक 120 हो गई, एक 30% अधिक 130 हो गई। ठीक है, तो फर्स्ट संख्या का, जो पहली संख्या है, फर्स्ट संख्या का कितने परसेंट दूसरी संख्या है? फर्स्ट संख्या का कितने परसेंट दूसरी संख्या है? एक बात बताओ, का किसके लग रहा है? फर्स्ट संख्या के, तो फर्स्ट तो आएगी नीचे और दूसरी संख्या आएगी ऊपर, और गुणा क्या कर देंगे? 100। दैट इज आंसर अकॉर्डिंग टू कंडीशन। जैसे जिसके का लग रहा है वो नीचे आएगी, मोटी बात यह। दो संख्याएं हैं, तीसरी से 20% अधिक है, 30% अधिक है। पहली संख्या का पहली नीचे आएगी, का क्योंकि पहले के लगा है। कितने परसेंट दूसरी संख्या है? दूसरी ऊपर आएगी, गुणा 100। ठीक है। सुनो, एक उत्तर है, मैंने अभी बताया था कि 5 किलोग्राम का कितने परसेंट 20 डेसीग्राम है। मैंने अभी बताया था कि इकाई बराबर की जाती है और छोटी इकाई बनाई जाती है। किलोग्राम का डेसीग्राम बनाना में, अब चूंकि हमारे एक ये इकाई है, ये याद रहनी अनिवार्य है, इकाई याद रहनी अनिवार्य है। तो किलोग्राम का जब डेसीग्राम बनाओगे तो 1 किलोग्राम में कितने डेसीग्राम होते हैं? सबसे पहले यही ध्यान रखो कि जो 10 डेसीमीटर होते हैं, जो 10 मिलीमीटर होते हैं, इसमें 1 सेंटीमीटर होता है। ये 6 इकाई है जो तुम्हें याद करनी है। ये मीटर की भी है, ग्राम की भी है और ये लीटर की भी है। 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर होता है। यदि मिलीग्राम होता तो सेंटीग्राम हो जाता, या तो सभी ग्राम बनाओ या सभी मीटर, सेम ही बात है दोनों बातें। 10 मिलीग्राम 1 सेंटीग्राम होता है, और 10 जो सेंटीग्राम होता है यह हमेशा 1 डेसीग्राम के बराबर होता है, और जो 10 डेसीग्राम होता है यह हमेशा 1 ग्राम के बराबर होता है, और जो 10 ग्राम होता है हमेशा 1 डेकाग्राम के बराबर होता है, और 10 डेका जो ग्राम होता है, 10 डेकाग्राम होता है 1 हेक्टोग्राम के बराबर होता है, और 10 हेक्टोग्राम जो होते हैं हमेशा 1 किलोग्राम के बराबर होता है। ये 6 इकाइयां, ये इससे कैसा भी क्वेश्चन आए तुम कन्वर्ट कर दोगे कि 1 किलोग्राम में कितने डेसीग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम में कितने डेसीग्राम होते हैं। देख सुनो,
1 किलोग्राम है, ये कौन से नंबर की इकाई है? छठे नंबर की इकाई है। ये 5वें नंबर की, ये चौथे, तीसरे, ये अच्छा। किलोग्राम से हमें बनाना है डेसीग्राम बनाना है। डेसीग्राम कौन से नंबर की इकाई होती है? दूसरे नंबर की। तो तुम्हें क्या करना है, जब किलोग्राम से डेसीग्राम बनाना है तो छठी इकाई में से दूसरी इकाई घटाओगे तो 4, यानी कि 4 का मतलब है कि 4 जीरो आएंगे। तो मोटी बात यह है कि एक जो किलोग्राम होता है उसमें 10,000 डेसीग्राम होता है, उसमें 10,000 डेसीग्राम होता है। फिर सुनो, 1 किलोग्राम में 10 हेक्टोग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम में 100 डेकाग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम में 10,000 डेसीग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम में 1 लाख सेंटीग्राम होते हैं और 1 किलोग्राम में 10 लाख मिलीग्राम होते हैं। समझ में आ गई? तो 1 किलोग्राम में कितने डेसीग्राम होते हैं? 10,000। तो 5 किलोग्राम में कितने डेसीग्राम हो गए? 50,000 का। तो इसके लग रहा है। सेकंड संख्या क्या हमारे पास? 20 का। किसके लग रहा है? 5 किलोग्राम के। और 5 किलोग्राम में कितने डेसीग्राम होते हैं? 50,000 और गुणा 100। तो ये इसका कितने परसेंट आएगा? ये इसका आएगा 2/50% आएगा। अब 2/50% मैंने दशमलव बिन में सिखाया था कि नीचे पूरी जीरो बनानी है। पूरी जीरो बनाने के लिए 2 से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो ऊपर आ गए 2 दूनी 4, नीचे आ गए 50 दूनी 100, 1 2। तो ये इसका 0.04%। जब भी 2 में 50 का भाग देना हो, जब भी भाग देना हो तो नीचे पूरी जीरो बनानी है। 100 बनाओ, 1000 बनाओ, 10,000 बनाओ, ताकि हम राइट हैंड की तरफ उतने अंक छोड़कर दशमलव लगा सकें। या फिर भाग ऐसी नौबत आए कि 2 में 500 का भाग ही देना पड़ जाए, तो यहां पॉइंट कब लग जाएगा? जीरो लगाते ही पॉइंट लग जाएगा। अब 20 में चूंकि 500 का भाग नहीं जाता तो 1 जीरो और लगाएंगे तो यहां टूट भाग की सुफर होगी। और अच्छा 50 है ना, 50 है, 500 नहीं 50 है। और फिर 50 चौका 200, तो ये आएगा 0.04। तो ऐसे भाग दो या ऐसे मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कई बार क्या होता है कि मैं कहूं कि 1 में 25,000 का भाग दो। अब 1 में 25,000 का जब भाग दोगे तो समय लगेगा। पूरी जीरो बनाएंगे तो 25 दूनी 50, 25 ती 75, 25 चौका 100। यदि 4 से ऊपर नीचे करते हैं तो ऊपर आ गया 4 और नीचे 50, 25 चौका 100। जीरो कितने हो रहे हैं? 3 जीरो हो रहे हैं। तो 5 जीरो हो गई। तो 1 2 3 4 5 ये आएगा। ये इसका भाग हो गया। समझ गए? तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो एक ही तरीका है, सेकंड नंबर ऊपर, फर्स्ट नंबर का वाला नीचे, मल्टीप्लाई 100। इकाई बराबर करनी है, छोटी इकाई बनानी है। रुपए, पैसे, मिनट, घंटा ये तो आप आसानी से कॉमनली बना दोगे। यदि मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम बनाना हो तो ये 6 याद रखने पड़ेंगे। ये वैसे रीजनिंग में भी काम आता है कि 1 किलोग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं तो 10 लाख याद रखना है। 1 किलोग्राम में कितने डेसीग्राम होते हैं? 10,000। तो ये याद ही कर लो एक बार लिख के, और ये याद कर लो। सुनो, एक ऐसे लाइन खींचो। एक व्यक्ति ने अपनी आय का 50% बच्चों की शिक्षा पर खर्च किया। शेष का 20% उनके खाने पर खर्च किया और जो शेष बच गया उसका शेष का 5% किराए के रूप में खर्च किया। तो बताओ उस व्यक्ति की मासिक आय क्या है, वार्षिक आय क्या है, उस व्यक्ति की आय क्या है। वो आय मासिक भी हो सकती है, वार्षिक भी हो सकती है, और वो व्यक्ति की पूंजी भी हो सकती है। एक क्वेश्चन लिखो, एक व्यक्ति ने अपनी आय का, एक व्यक्ति ने अपनी आय का 50% शिक्षा पर, 20% खाने पर और
5% किराए पर खर्च किया। अच्छा, अब उसके पास बचत भी है, 5% किराए के रूप में खर्च किया। अब उसके पास यदि 9,000 रुपये बचे हों तो उसकी आय क्या है? 5% किराए पर खर्च किया। अब यदि उसके पास 9,000 रुपये बचे हों तो उसकी आय क्या है? देखो, दोनों सेम क्वेश्चन बना दिए मैंने, दोनों ही क्वेश्चन मैंने सेम बना दिए। एक व्यक्ति ने अपनी आय का 50% बच्चों की शिक्षा पर खर्च किया, शेष का 20% खाने पर खर्च किया, शेष का 5% किराए के रूप में खर्च किया। इसमें तो क्या करता है कि वो शेष का खर्च करता है, जितना उसके पास जो बैलेंस बचता है उसका खर्च करता है। और इसमें ये व्यक्ति क्या करता है, अपनी आय का लगातार खर्च करता है। तो एक ही बात ध्यान रखना, जब भी यदि शेष का खर्च करता है, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, शेष का यदि खर्च करता है तो उस व्यक्ति की आय पूछेंगे या उसकी पूंजी पूछेंगे या मासिक आय, वार्षिक आय, कुछ भी पूछेंगे, उसकी आय पूछेंगे। भाई किस में से खर्च कर रहा है, उस शेष का जो खर्च कर रहा है वो किस में से खर्च करता है? तो आपको यहाँ बचत लिखनी है और 100/100 माइनस आर, 100/100 माइनस आर। 3 बार खर्च करता है तो 3 बार लिखना है और 2 बार खर्च करता है तो 2 बार लिखना है। उसकी बचत है हमारे पास 9,000 रुपये, ठीक है। 100/100 माइनस आर, आर खर्चा है 50, 100 में से 50 घटाओगे 50 बचेगा। 100 में से सेकंड बार आर क्या है 20, तो 100 में से 20 घटाओगे 80 बचेगा। और तीसरी बार आर क्या है हमारे पास 5%, तो ये 95 बचेगा। ये जो काटने के बाद जो भी आएगा वो उस व्यक्ति की आय आएगी। ये तरीका होता है इसका। ये सूत्र केवल तभी लगाओगे जब वो शेष का खर्च करता है। जब भी वो शेष का खर्च करता है तो तुम्हें यही बात ध्यान रखनी है कि यदि शेष का खर्च करता है, और यही मैं एक क्वेश्चन और बताता हूं कि ये तो परसेंट में खर्च करता है। यदि वो कहता है कि एक व्यक्ति अपनी पूंजी का, अपनी आय का, मैं कहूं कि देखो 1/2 पत्नी के नाम कर दिया और जो शेष बच गया उसका 2/3 बड़े पुत्र के नाम कर दिया और जो अब शेष बच गया उसका 1/3 छोटे पुत्र के नाम कर दिया। और अब यदि उसके पास छोटे पुत्र के नाम कर दिया और अब यदि उसके पास, इसके बाद यहां लिखो, अब यदि उसके पास 9,000 बचे हों तो उस व्यक्ति की पूंजी क्या है? तो वही बात है, ये भी शेष का ही खर्च कर रहा है बट वो प्रतिशत में खर्च किया था और ये भिन्न के रूप में खर्च किया है। तो सूत्र तो यही रहेगा, हमेशा ध्यान रखना। बट 100 क्यों होता है कि परसेंट का मतलब 100 होता है। और यदि पूंजी भिन्न के रूप में खर्च करता है तो उसकी पूंजी 1 मानी जाती है। तो वही उसकी जो पूंजी पूछेगा तो बचत तो लिखनी है, एज इट इज लिखनी है, लेकिन जहां 100 है वहां 1/1 माइनस आर, ये सूत्र अलग से क्या, इसी में ध्यान रख लेना। जब वो भिन्न के रूप में खर्च करता है तो 1/100 की, हर 100 की जगह 1 लिख दो, ये सूत्र बन गया। और परसेंट में खर्च करता है तो वो 100 लिखना है। अब इसको जब सोल्व करोगे तो वही 9,000 गुणा 1 माइनस आर की जगह लिखोगे 1/2, ठीक है। यहां आर की जगह लिखोगे 2/3 और यहां आर की जगह लिखोगे 1/3। इसको सोल्व करोगे 2 कम 2 में ये 1/2 आएगा। तो जो 1/2 आएगा उसका तो 2/1 हो जाएगा। ये कितना आएगा, 3 कम 3, 2 गया तो क्या बचेगा 1/3। तो ये जो 1/3, 1 में 1/3 का भाग दोगे तो 3/1 हो जाएगा। ये आएगा 2/3, तो 2/3 का हो जाएगा 3/2। तो ये इसकी जो पूंजी आएगी वो 81,000 रुपये। मोटी बात यह है कि यदि वो आय को, पूंजी को, अपनी वार्षिक आय को यदि भिन्न के रूप में खर्च करता है, वो भी शेष का दिया गया है, तो हर 100 की जगह 1 हो जाएगा। बस जहां 100 वहां क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
ये थोड़े से बड़े लेवल पे क्वेश्चन आता है इस तरह का, बाकी मीडियम लेवल तक तो परसेंट में खर्च करता है। अब इसमें तो शेष का खर्च किया गया है, इसमें इसने अपनी आय का लगातार खर्च कर दिया। पहले 50% खर्च कर दिया, फिर 20 कर दिया, 50 और 20 70 और 5, यानी कि उसने 75% तो खर्च कर दिया। ठीक है, तो इसमें उसकी आय जब भी पूछेंगे तो बचत ऊपर लिखनी है और 100 में से कितने % उसने खर्च कर दिया और गुणा 100। बचत क्या हमारे पास 9,000 रुपये है और 100 में से खर्च कितना कर दिया 75। 100 में से 75 घटाओगे तो 25 और गुणा 100, तो 25 चौका 100, 9 चौका, यानी कि उसकी जो आय है वो 36,000 रुपये। इसको ऐसे करोगे, इसमें लिख लो ये बात नोट करके, जब लगातार खर्च किया गया। ये सूत्र तभी लगाना है जब लगातार खर्च किया गया हो। एक तो लगातार खर्च करे या फिर शेष का खर्च करे, दोनों अलग अलग बातें हैं। 3 क्वेश्चन हो गए। एक तो परसेंट के लिए ये सूत्र काम करेगा, यदि शेष का खर्च करे भिन्न के रूप में खर्च कर रहा है तो ये सूत्र काम करेगा, यदि लगातार खर्च कर रहा है तो ये ध्यान रखना पड़ेगा, बचत अपॉन 100 माइनस खर्चा, खर्चा सारा जोड़ करके 100 में से घटा के यहां लिखना है और काट दो। क्लियर? ऐसे लिखो, चिन्नी के मूल्य में 20% कमी होने पर 200 रुपए में 5 किलो चीनी अधिक प्राप्त होते हैं। पाँच किलोग्राम चीनी अधिक प्राप्त होती है। देखो, चीनी है, चावल है, दाल है, तेल है, कुछ भी जैसे द्रव्य पदार्थ है या ठोस पदार्थ है, तो जब उसके मूल्य को कम करेंगे तो जो कम होने से पहले जब 200 रुपए में कोई चीज कितनी आती थी, कम होने के बाद 200 रुपए में वही चीज 5 किलोग्राम अधिक प्राप्त होती है। तो इसमें 2 बातें हैं, या तो पूछेंगे इसका घटा हुआ मूल्य क्या है, और घटने के बाद जो मूल्य होता है इसको वर्तमान मूल्य बोलते हैं। तो घटा हुआ मूल्य पूछेंगे या फिर वर्तमान मूल्य पूछेंगे, या फिर उसका प्रारंभिक मूल्य पूछेंगे कि पहले क्या भाव था। तो एक ही बात ध्यान रखो कि ये जो भाव है ये रुपए प्रति किलोग्राम का है। जब भी घटा हुआ मूल्य आपसे पूछा जाता है तो सिर्फ और सिर्फ बगैर समय खराब करें, एक्स फैक्स के चक्कर में ना पड़ के, रुपए गुणा % कितनी कमी है और अपॉन 100 गुणा कितनी अधिक वस्तु प्राप्त है। देखो, रुपए कितना हमारे पास 200, % कमी कितने की है 20 की हो गई, 100 और कितने किलोग्राम अधिक प्राप्त होता है 5 किलोग्राम। तो मोटी बात यह है कि इस चीनी का घटा हुआ मूल्य 8 रुपए प्रति किलोग्राम है। इस चीनी का जो वर्तमान मूल्य है वो 8 रुपए प्रति किलोग्राम। इसमें x मान लोगे, दोनों पक्ष बराबर करोगे, x की वैल्यू निकालोगे, इतना समय खराब करने की जरूरत नहीं है। यदि इसका प्रारंभिक मूल्य पूछा जाता है तो या तो जो प्रारंभिक मूल्य है उसमें 20% कमी करने के बाद 8 आएगा, या फिर यही सूत्र याद रखो कि रुपए गुणा % कमी, और घटे हुआ मूल्य में या वर्तमान मूल्य में तो यहां 100 आता है, और प्रारंभिक मूल्य में 100 माइनस कमी, केवल ये चेंजमेंट है और एज इट इज है वो का वो है सारा, वही अधिक वस्तु। रुपए क्या कितने हमारे पास, रुपए वही 200 हैं, कमी हो गई 20 की, 100 में से 20 घटाओगे 80 और वही 5 किलोग्राम अधिक, तो ये आ गया 20 चौका 80, 4 पंजू 20, यानी कि प्रारंभिक भाव था 10 रुपए प्रति किलोग्राम।
ये जो भाव है ये रुपए प्रति किलोग्राम का है। कई बार यहां जैसे थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, 5 किलोग्राम की बजाय क्या लिख देते हैं कि 750 ग्राम चीनी अधिक प्राप्त होती है। ये भाव प्रति किलोग्राम का है। तो हमें जो अधिक प्राप्त होने वाली जो वस्तु है यदि ग्राम में प्राप्त होती है तो हमें सबसे पहले इसका किलोग्राम बनाने के लिए 1000 का भाग देना है। इसको लिखेंगे 3/4। और ये 3/4 कैसे लिखेंगे, देखो ये 3/4 कैसे लिखेंगे, रुपए तो वही 200, कमी है वही 20 की, अपॉन 100, और अधिक वस्तु कितनी प्राप्त होती है 750 ग्राम। 750 ग्राम के जब किलोग्राम बनाओगे तो 3/4 किलोग्राम बनेगा, तो 3-4 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो 200 रुपए में 250 ग्राम चीनी अधिक प्राप्त होती है, तो इस ग्राम को पहले किलोग्राम बनाओगे, किसका भाग देख करके 1000 का, तो ये कट गया कितने से 1/4, तो 1 नीचे आएगा और 4 ऊपर चला जाए। ठीक है, लिखोगे कि ध्यान रख लोगे, ध्यान रख लोगे। अधिक प्राप्त होने वाली वस्तु जब ग्राम में आए तो किलोग्राम बनाने के लिए उसमें 1000 का भाग दिया जाता है। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसे करना, या तो 3 ही बातें हैं, या तो घटा हुआ मूल्य पूछेंगे, या वर्तमान मूल्य पूछेंगे, या फिर प्रारंभिक मूल्य पूछेंगे। और घटा हुआ और वर्तमान तो सेम ही होता है, और प्रारंभिक होता है घटने से पहले क्या भाव था। ऐसे लाइन खींचो। 3 क्वेश्चन लास्ट। 12 किलोग्राम चीनी और पानी के मिश्रण में 4% चीनी है, 4% चीनी है। 2 किलोग्राम पानी वाष्प द्वारा उड़ा दिए जाने पर जो भी शेष घोल बच गया, शेष घोल में कितने % चीनी है, शेष घोल में कितने % चीनी है। $300 ग्राम मिश्रण में जो एलिगेशन है, 300 ग्राम मिश्रण में 50% चीनी है। कितना पानी और मिलाया जाए कि चीनी 30% हो जाए। मोटी बात यह है कि एलिगेशन में केवल ये 2 प्रकार के क्वेश्चन हैं जो प्रतिशत में आते हैं, क्योंकि एलिगेशन का अलग से भी टॉपिक है एक, लेकिन जो प्रतिशत में आते हैं एलिगेशन के ये 2 प्रकार के क्वेश्चन हैं। या तो पूछेंगे कोई चीज कितने % है ये, या तो लास्ट में % में पूछेंगे, या फिर पूछेंगे कितना पानी मिलाया जाए, कितना द्रव्य मिलाया जाए, कितनी स्प्रिट मिलाई जाए, कितनी अल्कोहल मिलाई जाए। मोटी बात यह है, या तो तुम्हें द्रव्य की मात्रा पूछेंगे कि उसमें द्रव्य की मात्रा कितनी मिलाई जाए, द्रव्य की मात्रा कितनी मिलाई जाए कि कोई चीज 50 की बजाय 30 रह जाए। इसमें टोटल 12 किलोग्राम मिश्रण है, इसमें क्या होगा कि चीनी तो 4% है। अब 2 किलोग्राम जो पानी है वो वाष्प द्वारा उड़ गया, तो टोटल 12 था, 2 किलोग्राम उड़ गया तो 10 बच गया। तो चीनी तो चूंकि एज इट इज है वही चीनी तो उतनी है, ठीक है। बट % क्या होगा कि जो चीज 12 में 4% में है चीनी, तो जब 2 किलोग्राम पानी उड़ा दोगे 10 बच जाएगा, तो 10 में जो ये चीनी है इसकी % बढ़ जाएगी। चीनी तो एज इट इज उतनी रहेगी लेकिन % में बढ़ जाएगी। एक तो कोई चीज 12 में तो 4% है उसका लेवल, और जब वो 10 मिश्रण 10 किलोग्राम हो जाएगा, 12 के बजाय 10 हो जाएगा, तो चीनी तो उतनी है पर % बढ़ जाएगा। जब भी तुम्हें % की मात्रा निकालनी हो तो बगैर समय खराब करे मात्र केवल और केवल 2 ही सेकंड में आंसर निकालना है कि एलिगेशन कितना है
और गुणा परसेंट की मात्रा कितनी है और अपोन शेष बच गया या फिर कुल हो गया। मिश्रण कितना हमारे पास 12 है, परसेंट की जो मात्रा है वो कितनी है, परसेंट की मात्रा 4% है। शेष ओब्लिक कुल का मतलब होता है यदि 12 में से 2 पानी चला गया तो शेष बच गया, अगर 12 किलोग्राम चीनी और पानी में 2 किलोग्राम पानी और डाल दिया तो कुल हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो शेष है तो ये 10 आ गया। तो इसमें जो चीनी की मात्रा है, जब 48 में 10 का भाग दोगे, 1 0 है, राइट हैंड की तरफ एक अंक छोड़कर दशमलव लगेगा, तो इसमें चीनी कितनी परसेंट हो गई, 4.8%। अच्छा, द्रव्य की मात्रा जब भी निकालनी हो, कितना पानी, कितनी स्पिरिट, कितना अल्कोहल, कितना दूध, ये जब द्रव्य की मात्रा निकालनी हो तो मिश्रण तो यहां लिखना है और यहां अंतिम परसेंट मात्रा लिखनी है, अंतिम परसेंट मात्रा लिखनी है और यहां प्रतिशत का अंतर लिखना है। मिश्रण कितना हमारे पास 300, अंतिम परसेंट मात्रा कितनी हमारे पास 30 और दोनों के प्रतिशत का जो अंतर है 50 और 30 का अंतर होगा, 50 में 30 घटाओगे तो यहां लिखोगे 20। तो यदि 200 ग्राम पानी और मिला दिया जाए, 20 दाई 200 ग्राम पानी और मिला दिया जाए तो चीनी जो 50 में थी वो 30 में बच जाएगी, क्योंकि इसमें मिलाया है इसलिए परसेंट घटेगा। इसमें 12 में से पानी कम किया है, शेष बचा है, इसलिए जो चीनी पहले 4% थी वो 4.8% हो जाएगी। तो ये 2 ही सवाल हैं, केवल ऐसे याद रखने हैं, एक्स फैक्स का चक्कर में कोई फायदा नहीं है। ठीक है, बाकी समय आने पर जब हमारी रेगुलर क्लास शुरू होंगी तो दोनों तरीके से, तीनों तरीके से भी समझाऊंगा और पहले भी क्लासों में समझाया हुआ है, एक्स से भी समझाया हुआ है, सोलिक के भी समझाया है, ऑप्शन से भी समझाया है। पहले की जो क्लास देखोगे, जो भी दिल्ली पुलिस की है, एच टेट की है, HSSC की है, तो चैनल में जाके जब भी पीछे की क्लास देखोगे उसमें इसी तरह के क्वेश्चन 2-2, 3-3 तरीके से भी समझा रखे हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको फायदा केवल और केवल शॉर्ट मेथड में ही रहेगा। तो प्रतिशत का हमारा एक लास्ट क्वेश्चन बच गया, लगभग प्रतिशत कंप्लीट है। ऐसे लिखो, एक परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में पास हुए। पास को बोलते हैं, उत्तीर्ण बोलते हैं। कई बार लैंग्वेज चेंज होती है तो हम सोचते हैं कि भाई उत्तीर्ण क्या होता है, पास होता है। और उस परीक्षा में 70% जो विद्यार्थी हैं वो अंग्रेजी में पास हुए और 10% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हो गए। दोनों विषयों में फेल हो गए। 10% जो विद्यार्थी हैं वो दोनों विषयों में फेल हो गए। तो इसमें 2 ही बातें हैं, या तो कितने परसेंट पास हुए, पास परसेंट पूछेंगे, या कितने परसेंट फेल हुए। मैंने बताया था, कई बार बताता हूं मैं, कि जब तक इकाई बराबर नहीं करोगे, जब तक क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं होगा, आंसर नहीं निकलेगा। ये तो एक एक विषय में पास है, ये दोनों विषय में फेल है, या तो तीनों को फेल बनाओ। जब भी फेल परसेंट बनाना है तो तीनों को फेल बनाना है, पास परसेंट बनाना है तो तीनों को पास बनाना है। सुनो, 60% पास है, 70% पास है। अब एक बात बताओ, दोनों में पास कितने परसेंट हो गए? हर चीज 100% में होती है। तो ऐसे इंटरसेक्शन करना है तुम्हें, ऐसे 60% इसमें लिखना है पास वाले, 70% पास वाले इसमें लिखना है, और ये हिस्सा दोनों का है। दोनों में पास कितने परसेंट है? 90। इन दोनों को जोड़ना है और ये घटाना है, तो पास कितने परसेंट हो गए? 40। तो ये बढ़ाने की जरूरत नहीं है। जब एक बना लो पास, 40% पास हो गए, 100 में से 40 पास हो गए, तो फेल कितने हो गए? 60%। यदि फेल वाला बनाना चाहते हो तो तीनों को फेल बनाओ। देखो 60% पास है तो फेल कितने परसेंट हो गए? 40। 70% पास है तो फेल कितने हो गए? 30%। और दोनों में फेल कितने हैं? 10%। तो 40 को और 30 को जोड़ो और फेल वाले 10% को बीच में, इन दोनों को जोड़ो और ये घटा दो, तो फेल कितने परसेंट आ गए? 60। चाहे यहां निकाल लो चाहे अलग से निकाल लो। समझ में आया कि ना बताओ? यदि मैं कहूं कि इसी सवाल में और बढ़ाऊं कि जो पास होने वाले विद्यार्थी हैं, पास होने वाले विद्यार्थी यदि 120 हैं तो कुल विद्यार्थी कितने हैं? तो कुल विद्यार्थी कैसे निकालोगे? या तो एक एक नियम से निकालो, या फिर
ये ध्यान रखो कि कुल विद्यार्थी जब भी पूछे तो पास होने वाले दे रखे हैं तो पास विद्यार्थी यहां लिखने हैं, ठीक है। और ये पास विद्यार्थी पास परसेंट वाला लेना है। पास विद्यार्थी दे रखे हैं तो पास परसेंट ही लेना है, फेल विद्यार्थी दे रखे हैं तो फेल परसेंट ही लेना है, गुणा 100 करना है। पास विद्यार्थी 120, पास जो परसेंट है ये है 40 और गुणा 100, तो जो कुल विद्यार्थी आएंगे वो आएंगे 300, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन मैं फिर कराऊंगा। बाकी फिलहाल ये ध्यान रखो, यदि पास परसेंट निकालोगे तो तीनों को पास करना है, फेल परसेंट निकालोगे तो तीनों को फेल करके इंटरसेक्शन कर दो, तुरंत आ जाएगा, ठीक है।